नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 1 हल करेंगे, जो कि आपके आरबीएसई बोर्ड के द्वारा जारी किए गए। तो चलिए आज का सेशन कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ शुरू करते हैं कि जीवन में ठंड और घमंड दोनों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही हालतों में इंसान अकड़ जाता है। कि जीवन में ठंड और घमंड दोनों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही हालतों में इंसान है वो अकड़ जाता है। अभी ठंड का दौर चल रहा है, इसमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और घर पर बैठकर आराम से अपनी निरंतर तैयारी जारी रखें। समय का बहुत महत्व होता है और आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो मार्च में जल्दी होने वाले हैं, इसलिए आपके पास कम समय इस शीतकालीन अवकाश की छुट्टियों का सदुपयोग करके इन सभी मॉडल पेपरों को देख ले, ताकि आपको है वो पूरा परीक्षा पैटर्न समझ में आ जाए। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले हम आपके जो सामाजिक विज्ञान है उसका ब्लूप्रिंट देखते हैं, यानी कि किस पार्ट से आपके किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा और किस पार्ट का वेटेज है वो कितने नंबर का रहने वाला है। इसमें आपके जो इतिहास का पहला पार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें आपके एक एमसीक्यू प्रश्न पूछा जाएगा एबीसीडी वाला, और एक रिक्त स्थान 2 छोटे प्रश्न और एक 2 नंबर का लघुतरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार ये पूरा पार्ट है वो 4 नंबर का रहेगा और इस पार्ट से 3 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद दूसरा पार्ट है भारत में राष्ट्रवाद, इस पार्ट से आपके एक 4 नंबर का निम्नात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। ये पार्ट आपके 4 नंबर का रहने वाला, इसमें सिर्फ एक निम्नात्मक प्रश्न ही पूछा जाएगा, इसलिए आपको इस पार्ट में विशेष रूप से जो बड़े प्रश्न है उन पर ध्यान देना है, छोटे प्रश्न इस पार्ट से नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका तीसरा पार्ट है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसमें आपके एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक अतिलघुरात्मक यानी कि एक लाइन में उत्तर वाला प्रश्न पूछा जाएगा, और एक 2 नंबर का लघुतरात्मक प्रश्न, इसमें 40 से 50 वर्डों में उत्तर देना होता है। इस प्रकार इस पार्ट से आपके 4 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद चौथा पार्ट है औद्योगिकरण का युग, इसमें आपके एक एमसीक्यू प्रश्न पूछा जाएगा और एक 3 नंबर का दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें जो स्टार लगा है इसका मतलब है ये अथवा में पूछा जाएगा, यानी कि 3 नंबर का प्रश्न एक देकर उसके अथवा में उसी पार्ट से एक 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, आपको दोनों में से कोई एक करना है। इस प्रकार इस पार्ट से 4 नंबर के 2 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद पांचवा पार्ट है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इसमें एक एमसीक्यू प्रश्न पूछा जाएगा और एक अतिलघुरात्मक एक लाइन वाला प्रश्न पूछा जाएगा, एक और एमसीक्यू पूछा जाएगा और एक है वो अतिलघुरात्मक। इस प्रकार इस पार्ट से आपके है वो चारों ही छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पार्ट में आपके जितने भी छोटे प्रश्न बनते हैं उनको आप विशेष रूप से पढ़ना है, इसमें बड़े प्रश्न आपके वो नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके जो भूगोल का पहला पार्ट है संसाधन और विकास, उसमें आपके एक एमसीक्यू एबीसीडी वाला प्रश्न पूछा जाएगा, एक 2 नंबर का लघुतरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से इस पार्ट से आपके 3 नंबर के 2 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद भूगोल का दूसरा पार्ट है वन और वन्य जीव संसाधन, इसमें एक एमसीक्यू प्रश्न पूछा जाएगा और एक अतिलघुरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार इस पार्ट से आपके 2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो पूरा पार्ट है इस पे से छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, बड़े प्रश्न आपसे वो नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद आठवां पार्ट है जल संसाधन, इसमें आपके एक 3 नंबर का दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इस पार्ट में आपके जितने भी जो बड़े प्रश्न बनते हैं आपको उन पर विशेष रूप से ध्यान देना, इस पार्ट से आपके छोटे प्रश्न है वो नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद 9वां पार्ट है कृषि, इसमें से आपके एक नंबर का रिक्त स्थान पूछा जाएगा और एक 2 नंबर का लघुतरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, जो 40 से 50 वर्डों में आपको उसका उत्तर देना होता है। इसमें आपसे कोई परिभाषा या किसी फसल के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद 10वां पार्ट है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इसमें आपके 4 नंबर का निम्नात्मक प्रश्न पूछा जाएगा और ये जो 4 नंबर का निम्नात्मक प्रश्न है वो आपके मैप पूछा जाएगा। इस पार्ट में आपके जितने भी मैप आए हैं उनको आपको विशेष रूप से देखना है, इस पार्ट से आपके कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इसमें जितने भी मैप है उनको पूरा पढ़ना है। उसके बाद अगला पार्ट है विनिर्माण उद्योग, इसमें आपके एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक अतिलघुरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार इस पार्ट से 2 छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, बड़ा प्रश्न है वो इस पार्ट से नहीं पूछा जाएगा। इसमें आपके जो छोटे प्रश्न बनते हैं उनको विशेष रूप से पढ़ना है। उसके बाद है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, उसमें आपके एक रिक्त स्थान पूछा जाएगा, एक एमसीक्यू पूछा जाएगा और एक अतिलघुरात्मक। इस प्रकार तीनों ही है वो छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे और तीनों ही 3 नंबर के रहेंगे। इसमें भी आपके बड़ा प्रश्न है वो नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद आपके राजनीति विज्ञान पूरे सीरियल वाइज 13वां पार्ट है राजनीति विज्ञान का पहला पार्ट है जो सत्ता की साझेदारी, इसमें आपके एक एमसीक्यू प्रश्न पूछा जाएगा, एक 2 नंबर का लघुतरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा और एक अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार 4 नंबर के 3 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद 14वां पार्ट है संघवाद, इसमें आपके एक एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा और एक 3 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें आपके जितने भी बड़े प्रश्न बनते हैं उनको विशेष रूप से ध्यान देना है। उसके बाद 15वां पार्ट है जाति धर्म और लैंगिक मछली, इसमें आपके 1 नंबर का अतिलघुरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा और 1 नंबर का एमसीक्यू यानी एबीसीडी वाला पूछा जाएगा और 2 नंबर का लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार इस पार्ट का वेटेज वो 4 नंबर का रहेगा और पूरे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद 16वां पार्ट है राजनीतिक दल, इसमें एक एमसीक्यू प्रश्न पूछा जाएगा और एक 4 नंबर का निम्नात्मक प्रश्न है वो पूछा जाएगा। इसमें आप
के जितने भी बड़े प्रश्न बनते हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखना। उसके बाद 17वां पार्ट है लोकतंत्र के परिणाम। इसमें आपके 1 नंबर का MCQ प्रश्न पूछा जाएगा, एक रिक्त स्थान पूछा जाएगा और एक अतिलघुत्मक। इस प्रकार इस पार्ट से आपके 3 नंबर के 3 छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपसे बड़े प्रश्न है वो नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद जो अर्थशास्त्र किताब है उसका पहला पार्ट है विकास। उसमें आपके 2 नंबर का एक लघुत्मक प्रश्न पूछा जाएगा और एक नंबर का MCQ प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार इस पार्ट से आपके 3 नंबर के 2 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद अर्थशास्त्र पुस्तक का दूसरा पार्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इसमें आपके एक रिक्त स्थान पूछा जाएगा, एक 2 नंबर का लघुत्तरात्मक और एक और लघु उत्तरात्मक प्रश्न। यानी कि इसमें आपके जितने भी 40 से 50 वर्डों वाले लघु उत्तरात्मक प्रश्न बनते हैं उनको विशेष रूप से देखना है। उसके बाद 20वां पार्ट है मुद्रा और साख। इसमें आपके एक MCQ पूछा जाएगा, एक अतिलघुत्मक प्रश्न पूछा जाएगा, एक 3 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसमें जो आपके है वो ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत है उन पर विशेष रूप से ध्यान देना है। ये प्रश्न आपसे इसमें पूछा जा सकता है। उसके बाद 21वां पार्ट है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें 1 नंबर का है वो अतिलघुत्मक प्रश्न पूछा जाएगा, एक MCQ पूछा जाएगा और एक रिक्त स्थान पूछा जाएगा, एक 2 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कि इसमें है वो 3 छोटे प्रश्न और एक 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ये पार्ट है आपके 5 नंबर का है, आपको इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। उसके बाद आपका 22वां पार्ट है उपभोक्ता अधिकार। इसमें आपके एक MCQ पूछा जाएगा, एक अतिलघुत्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार इस पार्ट से आपके है वो 2 छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपसे कोई भी बड़ा प्रश्न है वो पूछा नहीं जाएगा। इस प्रकार आपके ये जो 22 पार्ट है उनका ब्लूप्रिंट है। इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर ही आपका बोर्ड का पेपर बनेगा और बोर्ड में इसी आधार पर आपके प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। और अब हम बोर्ड के द्वारा जारी किए गए जो मॉडल पेपर है उसको देखते हैं। इसके आपके शुरुआत में 6 निर्देश दिए गए, आपको उनको पालना करते हुए बोर्ड परीक्षा में वो पेपर हल करना है। इसमें आपका जो खंड ए है इसमें MCQ टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे जो 18 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 1 नंबर का होगा। आपका जो पहला प्रश्न है वो MCQ प्रश्नों से संबंधित होगा। इसमें पहले का पहला है 1834 में किस राज्य की पहल पर जोल वेराइन शुल्क संघ स्थापित किया गया। यानी कि जोल वेराइन शुल्क संघ है वो किस राज्य की पहल पर स्थापित किया गया। जोल वेराइन शुल्क संघ है वो परसा राज्य की पहल पर स्थापित किया गया और ये आपके 1834 में है वो स्थापित किया गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न है इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। आपके जो काली मिट्टी है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में है वो लागू किया गया है। इसमें ऑप्शन सी है वो सही है। उसके बाद चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। आपके जो सीमेंट उद्योग है वो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है और ये जो सीमेंट उद्योग है वो खनिज आधारित उद्योग है। इसमें ऑप्शन बे है वो सही है। आगे 5वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। भारत में प्रमुख परिवहन का साधन है वो है सड़क परिवहन। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही है। आगे छठा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में विश्व में सबसे पहले मुद्रण की तकनीक विकसित हुई थी। जो आपके मुद्रण की तकनीक है वो सबसे पहले चीन में विकसित हुई थी। इसमें ऑप्शन सी है वो सही है। आगे 7वां प्रश्न है जेम्स वाट द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया। जेम्स वाट ने जो भाप का इंजन बनाया था उसका उत्पादन है वो मैथ्यू बुल्टन द्वारा किया गया। उसके बाद आपका 8वां प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध 1914 में मित्र राष्ट्रों के खेमे में कौन सा देश है वो शामिल नहीं था। आपके ब्रिटेन है वो मित्र राष्ट्र में शामिल था, फ्रांस मित्र राष्ट्र में शामिल था, रूस भी मित्र राष्ट्र में शामिल था, लेकिन जर्मनी है वो मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। इसमें आपके ऑप्शन सी है वो सही है। उसके बाद 9वां प्रश्न है अमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी। अमार जीवन नामक आत्मकथा आपके जो है वो रससुंदरी देवी ने लिखी। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही है। आगे 10वां प्रश्न है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र है वो 1948 में बना। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही है। इसमें आपसे अगला प्रश्न है वो बोर्ड में ये पूछा जा सकता है कि श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था। श्रीलंका का प्राचीन नाम है वो सिलोन था। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में है वो 1948 में अस्तित्व में आया। उसके बाद 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में से संघ सूची का विषय नहीं है। संघ सूची का विषय आपके राष्ट्रीय सुरक्षा संघ सूची का विषय है, विदेशी मामले संघ सूची का विषय है, बैंकिंग संघ सूची का विषय है, लेकिन शिक्षा वो संघ सूची का विषय नहीं है। शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है। इस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार है वो कानून बना सकती है। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही है। उसके बाद 12वां प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था। महिलाओं के लिए कौन सी संस्था में वो आरक्षण का प्रावधान किया गया। आपके जो पंचायती राज की संस्था है यानी कि जो ग्राम पंचायत स्तर की संस्था है उनमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसके बाद 13वां प्रश्न है भारतीय लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था। भारतीय लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था का स्वरूप है वो बहुदलीय यानी कि भारत में अनेक दल है।
उसके बाद 14 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है, यानी कि जो सरकार है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। आपके जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली उसमें उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। इसमें ऑप्शन ए है वो सही है। 15 प्रश्न है, विश्व बैंक के अनुसार विभिन्न देशों में विकास के आधार पर तुलना करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग किया जाता है। तो विश्व बैंक के अनुसार जो सभी देश है उनके बीच तुलना करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाता था। इसमें ऑप्शन बे है वो सही है। उसके बाद 16 प्रश्न है, निम्नलिखित में से करेंसी नोट कौन जारी करता है। भारत में जो आपके रुपयों के नोट है वो कौन जारी करता है। भारत में रुपयों के नोट है वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जारी करता है। उसके बाद आपके 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। उपभोक्ता का अधिकार आपके सूचना पाने का उपभोक्ता का अधिकार है, सुरक्षा का उपभोक्ता का अधिकार है, चयन का उपभोक्ता का अधिकार है, लेकिन कीमत में कमी का अधिकार है वो उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। इसमें ऑप्शन बे है वो सही है। उसके बाद 18वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने वाली संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने वाली संस्था विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO है। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही है। ये आपके इस प्रकार 18 MCQ टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है वो रिक्त स्थान से संबंधित होगा और इसमें 6 खाली जगह दी हुई होगी। पहली खाली जगह है, वियना सम्मेलन 1815 की अध्यक्षता किसने की। वियना सम्मेलन है वो 1815 में, इसकी अध्यक्षता है वो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। उसके बाद दूसरी खाली जगह फसल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल आपके है वो है चावल। इसका उत्तर सही होगा चावल। तीसरी खाली जगह, दो देशों के मध्य वस्तुओं के व्यापार को क्या कहा जाता है। दो देशों के मध्य वस्तुओं के व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। दो देशों के मध्य वस्तुओं के व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। उसके बाद आपके चौथी खाली जगह है, लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ खाली जगह की राय से शासन करना नहीं, यानी कि लोकतंत्र का सीधा अर्थ है वो बहुमत की राय से शासन नहीं करना है, जबकि बहुमत के आधार पर जनता प्रतिनिधियों को भेजती है और वो प्रतिनिधि है वो शासन करते हैं। उसके बाद आपका 5वां प्रश्न है, एक वस्तु का प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन खाली जगह क्षेत्र की गतिविधि, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है उससे ही उत्पादन करना आपके प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि और उसको उद्योगों में कोई वस्तु का निर्माण करना है वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा और तृतीय क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र से संबंधित है। इसमें आपके छठी खाली जगह व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है। व्यापार अवरोध यानी कि व्यापार को रोकने का काम कौन करता है। आयात पर कर, यानी कि दूसरे देश से कोई वस्तु आप मंगाओगे तो उस पर टैक्स लगाना है वो व्यापार अवरोध का काम करता है। उसके बाद आपका जो तीसरा प्रश्न है वो अति लघुत्मक प्रश्न है। इसमें आपके 12 एक नंबर के छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर आपको एक शब्द या एक पंक्ति में देना है, यानी कि 20 वर्ड से अधिक इसका उत्तर नहीं होना चाहिए। इसमें पहला है, अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी तेजी से फैली। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट मवेशी पलक नामक बीमारी फैली थी। इसका दूसरा है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, ये कथन है वो किसने कहा। ये कथन है वो मार्टिन लूथर ने कहा था। तीसरा प्रश्न है, जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 1780 में किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया। जेम्स ऑगस्टस हिकी ने आपके 1780 में वो बंगाल गजट नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन शुरू किया था। आपको इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि बंगाल गजट नामक जो साहित्यिक पत्रिका थी उसका संपादन है वो किसने शुरू किया। जेम्स ऑगस्टस हिकी ने किया और कब किया, 1780 में। आपको तीनों बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। पांचवा है, भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ लगाया गया। भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है वो मुंबई में लगाया गया था। उसके बाद छठवां प्रश्न है, भारतीय रेलवे को कितने खंडों में बांटा गया है। भारतीय रेलवे का है वो 18 खंडों में बांटा गया है। सातवां प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। उसके बाद 8वां है, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ये किसने कहा था। ये है वो महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म को कभी भी है वो राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, दोनों के बीच अंतर संबंध पाया जाता है। 9वां प्रश्न है, लोकतंत्र की एक विशेषता लिखिए। लोकतंत्र की विशेषता ये लोगों के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, यानी कि ये इसमें जो शासन है शासक है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। 10वां प्रश्न है, मांग जमा क्या है। मांग जमा बैंक में ऐसी जमा राशि जिसे जब चाहे चेक द्वारा निकलवाया जा सके, मांग जमा है वो कहलाती है, यानी कि जब भी हमें आवश्यकता होती है तब हम उसको निकलवा सकते हैं, उसे मांग जमा कहा जाता है। 11वां, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनियां जिनका व्यवसाय एक से अधिक राष्ट्रों तक फैला हुआ है, यानी कि एक से अधिक देशों में वो जो कंपनियां फैली हुई होती है उनको बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। 12वां प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किए गए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो 1986 में पारित किए गए। इस प्रकार आपसे ये जो 12 है वो अति लघुत्मक प्रश्न पूछे जाएंगे।
उसके बाद आपका जो खंड 2 है वो लघुत्तरात्मक प्रश्नों से संबंधित है। इसमें प्रत्येक प्रश्न है वो 2-2 नंबर का होगा और आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो 50 वर्डों से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 4 से 5 लाइन तक इसका उत्तर लिखना है। इसमें आपके चौथा प्रश्न है वियना संधि 1815 के 2 परिणाम बताइए। वियना संधि 1815 के परिणाम स्वरूप यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित की गई, जिसमें पारंपरिक संस्थाओं, चर्च, सामाजिक भेदभाव, राजतंत्र और परिवार को बनाए रखा गया और वियना संधि के तहत बुर्बो राजवंश को शासन करने का पुनः अधिकार दे दिए गए। ये वियना संधि के 2 परिणाम है। उसके बाद 5वां प्रश्न है रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बोर्ड में पूछा जा सकता है। इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। आधुनिक काल से पहले जिन मार्गों से चीनी रेशम पश्चिम के देशों को भेजा जाता था वह रेशम मार्ग कहलाता था। रेशम मार्ग एशिया के विशाल क्षेत्रों को परस्पर जोड़ते थे तथा ये एशिया को यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। इस मार्ग से चीनी रेशम तथा पोल्ट्री भारत व दक्षिण पूर्व एशिया से कपड़े और मसाले विश्व के दूसरे भागों में पहुंचते थे। यानी कि जिस क्षेत्र से चीनी रेशम है वो पश्चिम देशों से भेजा जाता था, उस मार्ग को है वो रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा जाता है। उसके बाद आपका जो छठा प्रश्न है वो है कि कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इसका हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि सोचो यदि ये जो तेल संसाधन है, पेट्रोलियम है, ये खत्म हो गया तो हमारी जो जीवन शैली लाइफ स्टाइल है इस पर क्या फर्क पड़ेगा। इसका उत्तर है तेल संसाधन खत्म होने पर हमारी जीवन शैली अत्यधिक प्रभावित होगी, क्योंकि ये ऊर्जा का एक प्रमुख संसाधन है। इसके अभाव में हमारा यातायात या आवागमन है वो अत्यधिक प्रभावित होगा। हमारे यातायात है इस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त तेल शोधनशालाएं संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोएडीय बिंदु की भूमिका अदा करती है। यानी कि जो तेल शोधनशालाएं हैं वो बंद हो जाएगी और इससे अनेक जो रसायन संबंधी उद्योग है उन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद 7वां प्रश्न है भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए और जहाँ ये पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दें। भारत की कोई एक खाद्य फसल जैसे चावल है, गेहूँ है, बाजरा है, मक्का, आपको इनमें से किसी एक फसल के बारे में बताना है और ये जहाँ किस क्षेत्र में होती है उसके बारे में बताना है। इसमें आपके है चावल भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है। ये उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों तथा डेल्टाई क्षेत्रों में उगाया जाता है। सिंचाई सुविधा कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश कुछ क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाए। यह आपके मुख्य रूप से उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान, तटीय क्षेत्र और डेल्टाई क्षेत्रों में उगाया जाता है, जहाँ आपके वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है और जहाँ नदियाँ बहती है। उसके बाद 8वां प्रश्न है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, 2 कारण लिखिए। यानी कि सत्ता का बंटवारा है वो क्यों जरूरी है, इसके कोई 2 कारण बताने। सत्ता की साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। सत्ता की साझेदारी सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। सत्ता की साझेदारी कारण लोगों के बीच टकराव कम हो जाता है और लोगों के शासन में है वो भागीदारी सुनिश्चित होती है। इसके बाद 9वां प्रश्न है किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र कर बताइए जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। यानी कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, आप ऐसा किस आधार पर कह सकते हैं। भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने वाले 2 प्रावधान ये है राज्य द्वारा किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किए गए। यानी कि भारत का कोई भी राज्य के धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है। दूसरा, भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किए गए। सभी लोग हैं उनको किसी भी धर्म को मानने और अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन वो किसी दूसरे धर्म का है वो दुष्प्रचार नहीं कर सकते और अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं और अपनी धार्मिक संस्थाएं भी चला सकते हैं। ये आपके जो धर्मनिरपेक्ष बनाने वाले प्रावधान है। उसके बाद 10वां प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की रणनीति बनाई, यानी बताइए यह आपके कब बना, कैसे इसकी पूरी प्रक्रिया हुई, बाद में इसका नाम कैसे परिवर्तित हुआ और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है। इसका उत्तर है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है और जो काम करना चाहते हैं उन्हें सरकार द्वारा 1 वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। यह आपके ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। उसके बाद 11वां प्रश्न है खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर कीजिए। यह आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को है वो मिल सकता है। इसमें आपके खुली बेरोजगारी में योग्य व्यक्ति पूरी तरह से बेरोजगार होते हैं, जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी में व्यक्ति रोजगार पर तो लगे रहते हैं किंतु उत्पादन में उनका कोई विशेष योगदान नहीं होता। खुली बेरोजगारी है व्यक्ति कोई काम करना चाहता है लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा है, जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी व्यक्ति काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी कोई मूल्य नहीं होता है। कोई काम 3 आदमी को और उस काम में 5 आदमी लगे रहते हैं, 2 आदमी हटाने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपके जो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं या इसको छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। इसका दूसरा अंतर है खुली बेरोजगारी स्थायी प्रकृति की होती है, ये हमेशा होती है, जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी अस्थायी प्रकृति की होती है, ये कभी कभार है वो होती है। उसके बाद 12वां प्रश्न है वे शिकन से आप
क्या समझते हैं? वैश्वीकरण का तात्पर्य विभिन्न देशों द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को अन्य देशों के लिए खोलना तथा विभिन्न अवरोधों को हटाने से है, ताकि पूंजी व श्रम का स्वतंत्र रूप से आवागमन हो सके। वैश्वीकरण यानी कि विभिन्न देशों के बीच वो आवागमन सुनिश्चित हो सके, और जो अन्य देशों में है वो अपनी कंपनियां स्थापित कर सके, अन्य देशों में निवेश स्थापित कर सके, और जो लोग हैं वो दूसरे देशों में काम करने के लिए जा सके, और विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में वृद्धि हो सके। अतः विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वो किस कारण संभव हुई? वैश्वीकरण के कारण है वो विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया संभव हुई। उसके बाद 13 प्रश्न है, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाई जो आपने आसपास देखे। यानी कि पर्यावरण में गिरावट है वो किस कारण आती है, उसके आपको कारण बताने। पर्यावरण में गिरावट अर्थात वायु, जल, भूमि, ध्वनि प्रदूषण वृद्धि होने के हमारे आसपास की कुछ उदाहरण सूची। ये आपको कोई भी जो प्रदूषण के कारण है वो लिखना है। यातायात के साधनों में निरंतर वृद्धि होना, कल कारखानों तथा फैक्ट्रियों में वृद्धि होना, बढ़ते हुए शहरीकरण, वनों की बेतहाशा हो रही कटाई, और हमारे क्षेत्र के आसपास खनिज निकालने की क्रिया, ये जो आपके खनन है इसके कारण भी प्रदूषण होता है। उसके बाद आपका जो खंड है उसमें आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, और इसमें जितने भी प्रश्न है वो अथवा में दिए होंगे। आपको यदि ऊपर वाला प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप अथवा वाला कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक करना है, जो आपको बेस्ट आता है आपको वही करना है। इसमें 14वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को कैसे बर्बाद किया, समझाइए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को निम्न प्रकार बर्बाद किया। इंग्लैंड के उद्योगपतियों के दबाव में वहां की सरकार ने भारतीय कपड़े पर आयात शुल्क लगा दिया, ताकि मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में सरलता से बिक सके। दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजार में बेचे। इसके परिणाम स्वरूप 1850 तक आते आते ब्रिटिश सूती कपड़े का आयात भारत में 31% हो गया, जो 1870 तक बढ़कर 50% से ऊपर चला गया। यानी कि जो इंग्लैंड के उद्योगपति है उनके दबाव में वहाँ की सरकार आई, और उन्होंने जो भारतीय कपड़ा है वो इंग्लैंड में जाता था उन पर टैक्स अधिक लगा दिया, जिसके कारण है वो उद्योगपतियों ने भारतीय कपड़ा खरीदना बंद कर दिया, और जो इंग्लैंड का कपड़ा वो बिकने लगा, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड का कपड़ा है वो भारत में सस्ती रेट में बेचा, जिसके कारण भारतीय लोगों ने इंग्लैंड का कपड़ा खरीदना शुरू कर दिया, और जो भारत का सूती कपड़ा अपेक्षाकृत महंगा होता था उसकी जो मिलें हैं वो बर्बाद होने लगी, उसका जो बाजार है वो घटने लगा। इसका दूसरा कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की इस नीति से भारतीय सूती वस्त्रों का निर्यात बाजार डहरा था, और स्थानीय बाजार भी सिकुड़ने लगे। जो स्थानीय भारतीय लोग भी थे वो विदेशी कपड़े खरीदने लगे। तीसरा, कम लागत से मशीनों से बनने वाले आयातित कपड़े इतने सस्ते थे कि भारतीय बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सके। यानी कि जो इंग्लैंड से कपड़े आते थे वो मशीनों से बने होते थे और वो सस्ते होते थे, इस कारण वो भारतीय मिलें बंद हो गई, भारतीय कपड़ा है वो महंगा होता था। चौथा है, भारतीय बुनकरों को अब अच्छी किस्म की कपास की प्राप्ति भी नहीं हो पा रही थी। यानी कि भारत में है वो अच्छी किस्म की कपास है वो अंग्रेज है वो इंग्लैंड भेज देते थे, इसलिए भारतीय लोगों को कपड़ा बनाने के लिए अच्छी किस्म की कपास भी नहीं मिल रही थी। इसके अथवा में आपके है, औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत हुए आविष्कारों पर एक लेख लिखिए। औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत आपके जितने भी आविष्कार हुए हैं उनके बारे में आपको बताना है। औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत हुए आविष्कार। 18वीं और 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख आविष्कार हुए। पहला है स्टेपलर, फुलर एवं कार्डिंग। 18वीं सदी में इन आविष्कारों में सूती वस्त्र उद्योग व उत्पादन प्रक्रिया, कार्डिंग, ऐंठना व कताई और लपेटने के हर चरण की कुशलता बढ़ाती थी। यह आपके पहला चरण है आविष्कार का। दूसरा है सूती मिल की रूपरेखा। रिचर्ड ऑर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। कारखाने में सारी प्रक्रियाएं एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथ में आ गई थी। ये दूसरा चरण है। तीसरा है स्पिनिंग जेनी। जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1864 में बनाई गई इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। यह आपके जो है स्पिनिंग जेनी है वो एक कताई की मशीन थी। उसके बाद चौथा है फ्लाइंग शटल। ये रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिनसे बुनाई के लिए इस्तेमाल होता था। फ्लाइंग शटल के आविष्कार से बुनकरों को कार चलाने और चौड़े अर्ज का कपड़ा बनाने में मदद मिली थी। इसके बाद आपका जो 15वां प्रश्न है वो है, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण के तरीकों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। वर्षा जल संग्रहण के आपके है वो कोई दो तरीके बताने हैं, ये आपके दोनों ही तरीके 1.5 नंबर के होंगे। इस प्रकार ये प्रश्न है वो 3 नंबर का है। इसके अथवा में है जल जीवन मिशन और बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। खादी एवं जोड़। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, जिससे भूमि की सिंचाई की जा सके और संरक्षित जल को कृषि के काम में प्रयुक्त किया जा सके। जैसलमेर जिले में इन्हें खादीन और अन्य क्षेत्रों में है वो जोड़ कहा जाता है। आपको इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जोड़ को जैसलमेर जिले में है वो खादीन कहा जाता है।
इसके बाद वर्षा जल संग्रहण की दूसरी तकनीक है टांका। ये एक भूमिगत टैंक होता है। राजस्थान में बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर के लगभग प्रत्येक घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए टांका यानी कि भूमिगत टैंक बनाए जाते हैं। इनका आकार एक बड़े कमरे के समान होता है। टांका या छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है। ये घरों की ढलुआ छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं। छत से वर्षा का जल इन पाइपों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता है। ये टांका है वो भूमि के अंदर गड्ढा खोद कर बनाया जाता है और ये जो घर की छत होती है उसे पाइप के द्वारा जुड़ा होता है। जो बरसात का पानी छत पर आता है वो इस टांके में एकत्रित हो जाता है और ये वर्ष भर लोगों के कार्य के लिए है वो प्रयुक्त होता है। इसमें वर्ष भर का पानी है वो बरसात के ऋतु में स्टॉक हो जाता है। इसके अलावा हम आपके निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। जल जीवन मिशन और बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। इसका उत्तर आपके है जल जीवन मिशन। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और उनके जीवन यापन को आसान बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जल जीवन मिशन का आपके जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और उनके जीवन यापन को आसान बनाना है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर के सेवा स्तर पर पीने योग्य पानी के पाइप के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनानी, यानी कि प्रति व्यक्ति 55 लीटर है वो पानी प्रदान किया जाएगा। इसका आपके दूसरा पार्ट है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। मेघालय में नदियों एवं झरने के जल को बांस द्वारा बने पाइप से एकत्रित करने एक 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। यह आपके जो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है वो मेघालय राज्य में प्रचलित है। यह आपसे पूछा जा सकता है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। इसमें आपके जो बांस है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस प्रकार इसमें वो पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद 16 प्रश्न है भारत में संघीय व्यवस्था की समीक्षा कीजिए, यानी कि जो भारत में संघीय व्यवस्था उसका स्वरूप को समझाना है। ये भी आपके 3 नंबर का है। भारत में संघीय व्यवस्था। भारतीय संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है। एक संघ सरकार और दूसरा राज्य सरकार है। बाद में पंचायत और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा रूप भी जोड़ा गया। यहाँ तीनों स्तर की शासन व्यवस्था के लिए अलग अलग अधिकार क्षेत्र है, यानी कि तीनों के अधिकार क्षेत्र वो अलग अलग किए गए हैं कि ये केंद्र सरकार इन क्षेत्रों में काम करेगी, राज्य सरकार इन क्षेत्रों पर काम करेगी और जो पंचायत स्तर की सरकार है उनके भी क्षेत्र अलग है। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारियों को 3 हिस्सों में बांटा गया। इन्हें 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के द्वारा विभाजित किया गया। संघ सूची पर आपके कानून है वो सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। राज्य सूची पर कानून है वो राज्य सरकार ही बना सकती है और समवर्ती सूची पर है वो केंद्र और राज्य दोनों सरकारें बना सकती है। जबकि किसी मुद्दे पर विवाद होने पर केंद्र का है वो अंतिम रूप से माना जाएगा। बाकी बचे अवशिष्ट विषय और केंद्र संघ सरकार के अधिकार क्षेत्र में रखे गए, यानी कि जो संविधान बनने के बाद जो नए मुद्दे आए हैं उनको है वो केंद्र सरकार का अधीन रखा गया है। जैसे कि इंटरनेट है, कंप्यूटर है, इन पर आपके है वो केंद्र सरकार का अधिकार होता है। ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपके तीसरा है संवैधानिक प्रावधान एवं कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा वे सत्ता के बंटवारे संबंधी सरकारों के बीच विवादों का निपटारा करती है। यह आपके जो संघीय शासन है उसकी 3 विशेषता। इसमें आपके एक तो संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, दूसरा तीनों सूचियों में अलग अलग अधिकार क्षेत्र दिए गए, तीसरा इसमें एक न्यायपालिका की स्थापना की गई ताकि वह विवादों का निपटारा कर सके और आपसी सामंजस्य वो बना रहे। इसके अथवा में संघवाद क्या है, संघवाद की महत्वपूर्ण विशेषताओं को बताइए। इसमें आपके संघवाद से आशय आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा। शासन के जो विभिन्न स्तर है उनके बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा है उसको आपके संघवाद कहा जाता है। संघवाद में संविधान द्वारा सर्वोच्च सत्ता केंद्र और उसकी इकाइयों के बीच विभाजित होती है। इसमें आपके जो सर्वोच्च सत्ता है केंद्र और उसके जो पार्ट होते हैं उनके बीच बांटी हुई होती है। संघवाद की महत्वपूर्ण विशेषताएं। सरकार के 2 स्तर। संघीय शासन व्यवस्था में प्राय 2 स्तर पर सरकारें होती है। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, इसका जिम्मा है वो राष्ट्रीय महत्व के होता है, इसे आपको इस सरकार को केंद्र सरकार कहा जाता है। और दूसरी ओर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती है जिनके जिम्मे स्थानीय महत्व के विषय होते हैं, इन्हें राज्य सरकारें या प्रांतीय सरकारें कहा जाती है। संघवाद की दूसरी विशेषता है न्यायालय की सर्वोच्चता। संघात्मक शासन व्यवस्था में विभिन्न प्रकार की सरकारों के बीच अधिकारों के विवादों की निपटाने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है, यानी कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसका निर्णय सर्वोच्च माना जाता है। उसके बाद तीसरा है संवैधानिक मान्यता। विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं तथा संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और उनकी शक्तियों व अधिकारों की गारंटी है वो सुरक्षा देता है। यह आपके जो संघवाद की महत्वपूर्ण विशेषता है इनको आपको पॉइंट बनाकर लिखना है ताकि यह वो जो आगे कॉपी चेक करने वाले
उनके मस्तिष्क में आपके प्रति पॉजिटिव छवि बने और वो है आपको पूरे में से पूरे नंबर दे। उसके बाद 17% है मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, ये वस्तु विनिमय के दोषों को दूर करती है। व्याख्या कीजिए, यानी कि जो मुद्रा विनिमय है वो वस्तु विनिमय के दोषों को दूर करती है, किस प्रकार करती है, आपको इसकी व्याख्या करनी है। मुद्रा विनिमय के एक माध्यम के रूप में, मुद्रा से अभिप्राय उस वस्तु से जिसका सामान्य विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे करेंसी है, कागज के नोट है और सिक्के हैं। मुद्रा वस्तु विनिमय के दोषों को दूर करती है। वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय के लिए आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना आवश्यक है, अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने व बेचने पर सहमति रखते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में दोहरे संयोग के लिए बड़ी कठिनाई होती है। मुद्रा व्यवस्था मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके विनिमय के लिए आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है और विनिमय को आसान कर देती है। जो आपके मुद्रा है वो मध्यवर्ती भूमिका निभाती है, विनिमय में इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर यदि कोई हम वस्तु खरीदना चाहते हैं तो हम दुकानदार को रुपए देकर है वो वस्तु खरीद लेते हैं और दुकानदार है वो हमसे रुपए ले लेता है, जबकि वस्तु विनिमय प्रणाली में हमको दुकानदार को कोई वस्तु देनी होती थी और फिर हम उनसे वस्तु प्राप्त करते। इसमें आपका कोई मूल्य निर्धारित नहीं हो सकता था और सामने वाला है वो उस वस्तु का है वो खरीदार भी होना जरूरी था। इस प्रकार इसमें विनिमय में वस्तु विनिमय में कठिनाई होती थी। इसका आपके जो सरल उपाय है वो मुद्रा विनिमय के रूप में देखा गया। इसके अथवा में ऋण के औपचारिक या अनौपचारिक स्रोतों की विवेचना कीजिए। यह आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है। ऋण के जो औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत है वो कौन कौन से। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों में व्यापारिक बैंक, सहकारी समितियां, ग्रामीण बैंक आदि को सम्मिलित किया जाता है। इन स्रोतों द्वारा कम ब्याज दर पर लंबे समय तक ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। भारत में औपचारिक स्रोतों पर भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण होता है। औपचारिक स्रोत आप विशेष रूप से सामान्य भाषा में कहें तो उन्हें मान सकते हैं जिनमें डॉक्यूमेंट संबंधी काम होता है, यानी कि इसमें पूरी कागजात सहित लिखित प्रावधान होते हैं कि इसने ऋण लिया, इतना लिया और इस बैंक से लिया, इसमें है वो आपके कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और इन औपचारिक स्रोतों पर है वो आरबीआई का नियंत्रण है वो होता है। ऋण के अनौपचारिक स्रोत, भारत में ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में साहूकार, महाजन, बड़े किसान, व्यापारी, रिश्तेदार, मित्रों आदि को शामिल किया जाता है। सामान्यतः अनौपचारिक स्रोतों द्वारा लोगों को ऊंची ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, यानी कि जो आपके रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, जान पहचान वाले हैं या जिसमें कोई भी लिखित प्रावधान नहीं होता वो आपके अनौपचारिक में आते हैं। इसमें है वो ब्याज दर है वो उच्च होती है। और जो अनौपचारिक स्रोत है उसमें ऋण लेने की जो प्रक्रिया वो आसान होती है, जबकि औपचारिक स्रोत है इसमें ऋण लेने की प्रक्रिया वो थोड़ी कठिन होती है, इसमें समय अधिक लगता है। उसके बाद आपका जो खंड द है वो निम्नात्मक प्रश्नों से संबंधित होगा और इसमें आपको 250 शब्दों में उत्तर देना है, यानी कि 15 से 20 लाइनों में इसका उत्तर देना है। और ये इसमें जो प्रत्येक प्रश्न है वो 4 नंबर का होगा। ये भी आपके अथवा में पूछा जाएगा। इसमें एक प्रश्न है वो आपके भारत में राष्ट्रवाद वाले पार्ट से पूछा जाएगा। इसमें आपके विशेष रूप से जो गांधी जी के आंदोलन है उनसे पूछा जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, उनसे। इसमें 18वां है सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार से वर्णन कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण है दांडी यात्रा। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी की दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ। मार्च 1930 में गांधी जी ने अपने 78 विश्वस्त कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने 240 किलोमीटर की यह पैदल यात्रा 24 दिनों में तय की और 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे। उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार उन्होंने नमक कानून का है वो उल्लंघन किया। गांधी जी ने दांडी तट पर पहुंचकर है वो अंग्रेजों के द्वारा जो नमक कानून बनाया गया था, नमक बनाने पर निषेध लगाया गया था, उस कानून का उल्लंघन किया। इसका दूसरा चरण है सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्वरूप। सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया गया था, यानी कि लोगों को कहा गया था कि आप अंग्रेजों का वो सहयोग मत करो और जो अंग्रेजों के द्वारा कानून बनाए गए उनकी पालना मत करो। इसका तीसरा चरण है सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रगति। साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन संपूर्ण देश में फैल गया। अनेक स्थानों पर लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। गाँव में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों ने त्याग पत्र दे दिए। जंगलों में रहने वाले लोगों ने वन कानूनों का उल्लंघन करते हुए आरक्षित वनों में लकड़ी बीनना और पशुओं को चराना शुरू कर दिया, यानी कि लोगों ने अपने अपने स्तर पर है वो अंग्रेजी सरकार का विरोध किया। उसके बाद चौथा चरण ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति, यानी कि अंग्रेजी सरकार है उसने इस आंदोलन को दबाने के लिए क्या कार्य प्रणाली अपनाई। ब्रिटिश सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुचलने के लिए दमनात्मक नीति अपनाई। अप्रैल 1930 में जब अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया तो गुस्से भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। बहुत सारे लोग मारे गए। इसे लोगों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। एक माह बाद गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए तथा सरकार ने दमन का रास्ता अपनाते हुए शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए। औरतों बच्चों को मारा पीटा गया तथा लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए।
ये जो आपके सविनय विज्ञान आंदोलन है, इसमें पहले अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और जो लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन पर भी लाठीचार्ज किया गया और अनेकों लोगों को है वो जेल में बंद कर दिया गया। इसका 5वां चरण है गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को गांधी जी तथा वाइसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हो गया, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इसमें आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि गांधी इरविन समझौता है वो कब हुआ, 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस समझौते के अनुसार गांधी जी लंदन में होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गई। इसके बदले सरकार ने राजनीतिक बंदियों को रिहा करना स्वीकार कर लिया। इस समझौते के तहत गांधी जी है वो लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गए, और जो सरकार है उसने सविनय विज्ञान आंदोलन के तहत जितने नेताओं को गिरफ्तार किया था उनको रिहा करने की स्वीकार किया। इसका छठा पार्ट है सविनय विज्ञान आंदोलन का पुनः प्रारंभ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 1932 में सविनय विज्ञान आंदोलन पुनः शुरू कर दिया। सरकार ने आंदोलन को कुचलने का भरसक प्रयास किया। 1 वर्ष तक सविनय विज्ञान आंदोलन चला, परंतु धीरे धीरे आंदोलन शिथिल पड़ने लगा। अतः 1834 में गांधी जी ने सविनय विज्ञान आंदोलन के है वो समाप्त कर दिया। 1832 में पुनः प्रारंभ हुआ और 1834 में गांधी जी ने सविनय विज्ञान आंदोलन को है वो समाप्त कर दिया। इसके अथवा में आपके है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर एक लेख लिखिए। इसका उत्तर है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित है। पहला है उपनिवेश विरोधी आंदोलन। भारत में राष्ट्रवाद उदय की प्रक्रिया उपनिवेश विरोधी आंदोलन से गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था। उन्होंने महसूस किया था कि औपनिवेशिक शासन को समाप्त किए बिना उनके कष्टों का अंत नहीं होगा। इसमें आपके औपनिवेशिक शासन है उसका अर्थ होता है किसी दूसरे देश द्वारा अन्य देश पर शासन करना। जैसे इंग्लैंड ने वो भारत पर शासन किया, इसलिए भारत है वो इंग्लैंड का उपनिवेश था और भारत में औपनिवेशिक शासन था। इसमें लोगों को लगा कि औपनिवेशिक शासन है इसको समाप्त किए बिना है वो हमारे कष्ट समाप्त नहीं होंगे। इस विचार ने राष्ट्रवाद की भावना को उपनिवेश विरोधी आंदोलन से जोड़ दिया। उसके बाद दूसरा है राष्ट्रवाद के आंदोलन में आपके प्रथम विश्व युद्ध का योगदान था। भारत में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में प्रथम विश्व युद्ध के योगदान को निम्न प्रकार स्पष्ट किया गया। करों में वृद्धि। प्रथम विश्व युद्ध के कारण रक्षा व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई। इस व्यय की पूर्ति के लिए कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। आयकर नामक एक नया कर भी लगाया गया। इससे भारतीयों में घोर असंतोष हुआ, जिसने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। यानी कि जो अंग्रेज सरकार है उसने प्रथम विश्व युद्ध में जो क्षति हुई थी उसकी क्षतिपूर्ति के लिए टैक्स में वृद्धि करती थी। दूसरा, मूल्यों में वृद्धि। पश्चिम विश्व युद्ध के दौरान कीमतें लगभग दुगुना हो चुकी थी। बढ़ते हुए मूल्य के कारण जनसाधारण की कठिनाई बढ़ गई थी और उन्हें जीवन निर्वाह कठिन हो गए। प्रथम विश्व युद्ध के कारण आपके वो मूल्यों में भी वृद्धि हो गई, अर्थात महंगाई बढ़ गई। इसका 23 कारण सैनिकों की जबरन भर्ती। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय नवयुवकों को सेना में जबरदस्ती भर्ती किए गए। इससे ग्रामीण जनता में आक्रोश व्यक्त हुआ। अंग्रेजों ने है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय जो नवयुवक थे, जो युवा थे, उनको जबरदस्ती सेना में भर्ती किया। इसके कारण भी ग्रामीण जनता में वो आक्रोश था। राष्ट्रवाद की भावना के विकास का आपके 23 कारण प्रथम विश्व युद्ध के बाद जनता की आकांक्षाओं का पूरा नहीं होने, यानी कि जो जनता की इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई। भारतीयों को आशा थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उनके कष्टों और कठिनाइयों का अंत हो जाएगा, परंतु उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। इस कारण भी भारतीयों में घोर असंतोष व्याप्त हुआ, जिसने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में योगदान दिया। उसके बाद आपका चौथा और महत्वपूर्ण बिंदु है वो है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के दौरान ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने तथा राजनीतिक कैदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। अतः भारतीयों ने इस एक्ट का विरोध करने का निश्चय किया। परिणाम स्वरूप भारतीयों में राष्ट्रीय जागृति आई। अंग्रेजों ने है वो रोलेट एक्ट के तहत जो भी लोग सरकार के विरुद्ध आंदोलन करते, जो धरना करते, उनको बिना किसी मुकदमा चलाए जेल में रखने का एक कानून बनाया था कि 2 वर्ष तक बिना कोई मुकदमा चलाए हम उनको है वो जेल में रख सकते हैं। भारतीयों ने इसका विरोध किया। इस कारण उनमें है वो राष्ट्रवाद की भावना है वो पैदा हुई। राष्ट्रवाद की भावना के विकास का आपके 5वां कारण है अहिंसा और सत्याग्रह के विचार तथा असहयोग आंदोलन। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा और सत्याग्रह का विचार सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। भारत आकर गांधी जी ने सत्याग्रह पर आधारित असहयोग, सविनय विज्ञान आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन चलाए। इन आंदोलन भारतीय जनता में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित कर दिया। इन्हीं आंदोलनों के तहत बहिष्कार, असहयोग, स्वदेशी आदि कार्यक्रम राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिए। ये आपके जो भारत में राष्ट्रवाद के विकास के महत्वपूर्ण कारण है। उसके बाद आपका जो 19वां प्रश्न है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या कीजिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या क्या भूमिका है, जो आपके पार्टियां उनकी क्या भूमिका है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। पहला है उम्मीदवारों के रूप में भूमिका, यानी कि कैंडिडेटों के रूप में भूमिका। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव
राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़े गए जाते हैं। चुनाव में राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार खड़ा करके चुनाव में महत्वपूर्ण है वो भूमिका निभाते हैं। यानी प्रत्येक पार्टी वो अपना कैंडिडेट खड़ा करती है और वो कैंडिडेट वो पार्टी के सिंबल के आधार पर चुनाव लड़ता है। नीति निर्माता की भूमिका, राजनीतिक दल नीति निर्माता की भूमिका भी निभाते हैं। नीति निर्माता यानी कानून निर्माण की भी भूमिका निभाती है। सरकार प्राय दलों की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती है। यानी कि विभिन्न राजनीतिक दलों से सरकार है वो राय लेती है, उसके बाद है वो कानून बनाती है। तीसरा है कानून निर्माण में भूमिका, राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कानूनों पर दलों के सदस्यों में औपचारिक बहस होती है, उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है। जो कोई भी नया कानून बनता है तो विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों के बीच उस पर बहस होती है, वाद विवाद होता है, उसमें पक्ष विपक्ष होता है कि इसके सकारात्मक फायदे क्या है, नकारात्मक क्या है, उसके बाद उनको विधायिका में संसद में पास किया जाता है। चौथा है सरकार की भूमिका, बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। जो भी राजनीतिक दल विधायिका में बहुमत प्राप्त करता है वह सरकार बनाता है और अपनी विचारधारा के अनुसार सरकार को चलाता है और नीति बनाता है। जो राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टियां वो सरकार बनाती है, जिसके पास बहुमत होता है वो सरकार बनाते हैं। उसके बाद पांचवा विपक्ष के रूप में भूमिका, वे दल जो सरकार में सम्मिलित नहीं होते उनके सदस्य विधायक विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो बहुमत नहीं प्राप्त कर पाते हैं वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। जो भी सरकार कोई गलत निर्णय लेती है वो उसका विरोध करके उसको निर्णय को है वो रोकने का प्रयास करते हैं। छठा है जनमत निर्माण में भूमिका, जनमत निर्माण में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। दल कई बार लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। जो आपके राजनीतिक दल है वो लोगों की मांगों को उठाते हैं, उनके हक के लिए लड़ते हैं और कई बार आंदोलन भी है वो करते हैं। इसके अलावा हमें राजनीतिक दलों के कार्यों की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो राजनीतिक दल है उनके कार्य क्या क्या है। राजनीतिक दलों के महत्वपूर्ण कार्य, सबसे पहला है वह है चुनाव लड़ना। राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य चुनाव लड़ना है। राजनीतिक दलों द्वारा खड़े गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। अमेरिका जैसे देशों में उम्मीदवारों का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं, जबकि अन्य देशों भारत में दल के नेता ही है वो उम्मीदवार चुनते हैं। उसके बाद दूसरा है दल की नीतियों और कार्यक्रमों को सामने लाना। राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। राजनीतिक दल तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाते हैं जिनका वे समर्थन करते हैं। सरकार प्राय दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियाँ तय करती है। यानी कि जो राजनीतिक दल है वो अपनी नीतियाँ और कार्यक्रम वो जनता के सामने रखते हैं कि हमारा ये विजन है, हम आपके लिए ये करेंगे। उस प्रकार है वो अपनी जो नीतियाँ और अपने कार्यक्रम है वो जनता के सामने रखते हैं। राजनीतिक दलों का तीसरा कार्य कानूनों का निर्माण करना। राजनीतिक दल सरकार बनाकर एवं विपक्ष में रहकर कानून के निर्माण का कार्य करते हैं। वे विधायिका में कानूनों पर बहस करते हैं और उन्हें विधायिका में पास करवाते हैं, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। जो कानून बनता है जब भी कोई तो उसको 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। 2/3 बहुमत है वो विभिन्न दलों के सदस्य है वो जब उस पर हस्ताक्षर करते हैं तभी कोई नया कानून बनता है। इस प्रकार जो राजनीतिक दल है वो कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद राजनीतिक दलों का चौथा कार्य सरकार बनाना और चलाना। राजनीतिक दल चुनावों के दौरान सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। जो भी राजनीतिक दल विधायिका में बहुमत प्राप्त करता है वह सरकार बनाता है और अपनी विचारधारा के अनुसार सरकार को चलाता है और नीतियाँ बनाता है। पांचवा है सरकार की नीतियों का विरोध। राजनीतिक दल सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ अपनी अलग राय भी रखते हैं और सरकार के खिलाफ आम जनता को है वो गोलबंद करते हैं। यानी कि आम जनता को बताता है कि सरकार ये कार्य है वो गलत करती है और सरकार को घेरने का कार्य भी है वो करते हैं। उसके बाद छठा कार्य है जनमत का निर्माण। राजनीतिक दल जनमत निर्माण का कार्य भी करते हैं। वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। दल कई बार लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द समाज के लोगों की राय बनती है वो जाती है। सातवां सरकारी मशीनरी तक पहुंच उपलब्ध करवाना। साधारण जनता की सरकारी मशीनरी अर्थात सरकारी तंत्रों और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच नहीं होती। राजनीतिक दल साधारण जनता को सरकारी मशीनरी तक ला खड़ा करते हैं, क्योंकि एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उसे संपर्क साधना है वो आसान होता है। जो आपके राजनीतिक दल है वो सरकारी तंत्र तक, प्रशासन तक है वो लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करवाता है, क्योंकि जो राजनीतिक या राजनेता होते हैं वो जनता के बीच से होते हैं और जनता से जुड़े होते हैं, इसलिए जनता उनको जानती है और उनके माध्यम से वो प्रशासन तक अपनी पहुंच बनाती है। उसके बाद आपका जो 20वां प्रश्न है वो भारत के मानचित्र से संबंधित होगा और ये आपके जो खनिज वाला पार्ट है उससे आएगा और ये आपके 4 नंबर का होगा। इसमें आपके 4 स्थान दिए होंगे और उसके अथवा में और 4 स्थान दिए होंगे। आपको इन चारों में से है वो कोई करना है। इसमें आपके पहला है मुंबई आई, दूसरा है अंकलेश्वर, तीसरा है डिगबोई और चौथा है असम। यह आपके पहला है अंकलेश्वर है वो गुजरात में है, इस अरब सागर के तट के आसपास। और जो बसीन है वो गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास ये
आपके अरब सागर के अंदर है, और मुंबई हाई है वो मुंबई से थोड़ा ऊपर अरब सागर में है। ये आपके जो तेल क्षेत्र है और डिगबोई है वो असम में है। उसके बाद इसके अत्व में निम्नलिखित लो आवश्यक निर्यातक पत्तनों को भारत के रेखांकन मानचित्र में दर्शाई। पहला है मारमागो जो आपके गोवा में है, और मंगलुरु जो कर्नाटक में है, पारादीप है वो ओडिशा में, और विशाखापट्टनम है वो आंध्र प्रदेश में है। इसमें आपके जो मारमागाओ है वो यहाँ गोवा में स्थित है, मंगलुरु यहाँ कर्नाटक में है केरल से थोड़ा जस्ट ऊपर, और विशाखापट्टनम है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, और पारादीप है वो ओडिशा में स्थित है। इस प्रकार आपसे ये है वो बोर्ड में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें ये जो 20 प्रश्न है वो आपके 22 पार्टों से पूछे जाएंगे, और 22 पार्टों का जो ब्लू प्रिंट है वो आपने पहले देखा था कि किस पार्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो आपका मॉडल पेपर है, आज का मॉडल पेपर पूरा हुआ। इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक भी करें। और इन मॉडल पेपरों की PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी, जिसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया। कक्षा 10 और कक्षा 12 के सभी मॉडल पेपर हल करवाए जाते हैं, इसलिए जुड़ना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।